स्ट्रीट। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस जो कि इंडिया की सबसे बड़ी एनबीएफसी है और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनबीएफसी एंड फाइनेंशियल कंपनी। इस वीडियो में हम करेंगे उसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, उसके वैल्यूएशंस, उसके बिजनेस को समझेंगे, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड अदर बिजनेस अपडेट्स के बारे में जानेंगे। देन वी विल कम टू आवर व्यू कि हमारा इस स्टॉक पे क्या व्यू है, क्या आपको करना चाहिए, होल्ड करें, सेल करें, बाय करें। ये सारी चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए, सबसे पहले कुछ अगर हम अपडेट दे दें हमारी प्रीमियम सर्विस के रिगार्डिंग, जिसमें हम लोग ने बहुत सारे स्पेशल सिचुएशंस यहाँ पे स्टॉक रिकमेंड किए थे। अभी अगर आप देखेंगे तो उन सभी के रिटर्न्स लगभग एक महीने में अगर अपन देखें तो मिनिमम जो रिटर्न हम लोग ने अर्न किया है 5% से अप टू द मैक्सिमम 20%। नाउ वी आर अनदर लॉन्चिंग अनदर स्पेशल सिचुएशंस एंड अनदर स्टॉक रिकमेंडेशंस फ्रॉम दिस संडे। सो if you want to join, you can join through our WhatsApp and the details of the premium service will be available on the WhatsApp only. सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, बात करेंगे बजाज फाइनेंस की। तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है और जो इसकी लोन बुक है उसमें एक बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। अगर मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दूं तो इसका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से भी ज़्यादा बड़ा लोन बुक है। अगर अपन देखें, दिस कंपनी वर्क्स ऑन द लोन बुक ऑफ अराउंड 1,80,000 करोड़। अभी अगर आप देखोगे जो लास्ट दिसंबर का अपडेट आया था 1,80,000 करोड़ का इसका लोन बुक है। अगर अपन अपने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो जिसमें से एक्सिस बैंक जो है 6 लाख करोड़ की लोन बुक पे काम करता है, और फिर जो अपना आईसीआईसीआई बैंक है वो करीबन 7-8 लाख करोड़ की उस पर लोन बुक पे है, और 11 लाख करोड़ पे अपना एचडीएफसी बैंक है। देन सबसे बड़ा इंडिया में जो है 25 लाख करोड़ की लोन बुक के साथ काम करता है। बट जो ग्रोथ एचडीएफसी बैंक में है, जो ग्रोथ अपनी बजाज फाइनेंस के अंदर है वो कहीं नहीं है, और उसका जो पूरा लोन सेगमेंट है, लोन प्रोडक्ट्स है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अभी अपन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से ही स्टार्ट करते हैं। बजाज फाइनेंस हर बार एक गाइडेंस देता है। गाइडेंस बेसिकली अपने ग्रोथ की गाइडेंस देता है। तो दे हैव अ सक्सेस रेशो ऑफ 80%। ठीक है, पिछले 25 साल में उन्होंने 20 बार यहाँ पे अपना जो गाइडेंस दिया है हर बार उन्होंने मीट किया है। दे ऑलवेज गिव अ गाइडेंस कि हमारा जो लोन ग्रोथ रहेगा वो करीबन 25% के उस ईयरली बेसिस पे ग्रो करेगा। बट एक्चुअली जो लोन ग्रोथ होती है वो हमेशा 30-40% ज़्यादा होती है। जब भी मैनेजमेंट से हमने पूछा गया है कि लास्ट आप ये अपना टारगेट क्यों नहीं रिवाइज करते हैं लोन ग्रोथ का, तो वो बोलते हैं कि हमेशा हम लोग को कंजर्वेटिव खेलना है। अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, लगभग 2400 करोड़ के आसपास जब 2008 में कंपनी ने स्टार्ट किया था, वहाँ से अगर आप देखोगे तो बेसिकली 1-1.5 लाख करोड़ का FY21 का, ये मार्च 21 का है। उसके बाद अगर अपन देखें तो अभी जो दिसंबर का अपडेट आया 1,80,000 करोड़ हो गया है। तो आप समझ सकते हैं 1.5 लाख करोड़ से भी 1,80,000 करोड़ की लोन बुक कंपनी ने प्रिपेयर कर ली है। चलिए, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो कंपनी का शेयर प्राइस है बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू है, अब तो बात खत्म हो गई, अब कोई मतलब नहीं है बजाज फाइनेंस में, तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। कंपनी की जो लोन बुक ग्रोथ की है पिछले 14 साल के अंदर, उसकी ग्रोथ है 37%। 37 लोन बुक का मतलब क्या हुआ, बेसिकली कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ हो गई। और वहीं पे जो कंपनी का यहाँ पे जो CAGR ग्रोथ है मार्केट कैप के अंदर वो 48% का है। मतलब आप एकदम सिंपल सी भाषा में समझो तो यहाँ पे 37% से अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है तो कंपनी का शेयर प्राइस या फिर मार्केट कैप 48% से बिल्कुल ग्रो कर सकता है। एक एनबीएफसी या फिर एक फाइनेंशियल कंपनी में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो उसकी कंपनी की लोन बुक की होती है। अगर अपन और चीज़ों पे बात करें तो बेसिकली यहाँ पे बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है बजाज फाइनेंस का, जो इन लोग ने नवंबर 19 में प्लान किया था, जहाँ पे कंपनी ने बेसिकली बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट अ लॉन्च ऑफ अ सुपर ऐप बेसिकली, जहाँ पे सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड अदर थोड़ी बहुत ई-कॉमर्स या फिर फिनटेक ऑफरिंग्स वगैरह बजाज फाइनेंस की एक सिंगल ऐप पे मिल जाएगी। इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, लोन प्रोडक्ट्स, पर्सनल फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, सिक्योरिटीज, ब्रोकिंग सर्विसेज, सारी जगह एक साथ। अब ये नवंबर 19 में कंपनी ने प्लान किया था 4 साल में लॉन्च करने का, बट पेंडेमिक के कारण उन लोग ने बेसिकली उसको फास्ट ट्रैक किया और लॉन्च प्लान किया अक्टूबर 21 का। अब वो जो बेसिकली डिले हो गया है वो दिसंबर 21 में कंपनी ने फेस मैनर में किया है कि हम लोग पार्शियली इसको लॉन्च करेंगे। तो प्रोबेबली अगर अपन इसको समझे कि कब आपकी यहाँ पे जो सुपर ऐप लॉन्च हो जाएगी, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्च 22 जो है अपना, तब तक ये सुपर ऐप लॉन्च हो जाएगी, एंड दैट विल बी द वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिगर इन नियर टर्म फॉर द बजाज फाइनेंस। अब अगर आपको देखना है कि बेसिकली बजाज फाइनेंस का वो ऐप कैसे काम करने वाला है, तो आप बजाज फिनसर्व जो इनकी होल्डिंग कंपनी है उन्होंने एक वीडियो डाला था, डेमो वीडियो फॉर द सुपर ऐप, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो एनालिसिस हमारे ट्विटर चैनल पे लगभग हमने नवंबर में किया था, बट वी आर कवरिंग नाउ ऑल्सो। तो बिकॉज हमारा जो बेसिकली यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म ज़्यादा है तो हम लोग ने उस पर कवर किया है।
वहीं पे अगर अपन बात करते हैं बजाज फाइनेंस के कस्टमर फ्रेंचाइजी की, कस्टमर फ्रेंचाइजी बेसिकली क्या हुआ, कंपनी के पास टोटल कितने कस्टमर्स हैं उसकी बात करते हैं। तो अगर आप देखोगे कंपनी के पास जो टोटल कस्टमर्स हैं अभी Q2 FY22 का जो फिगर है 52 मिलियन के आसपास है, और अभी अगर लेटेस्ट अपडेट ले तो आई थिंक 55 मिलियन के आसपास हो गया। अब इसमें अलग अलग सेगमेंट्स है, टोटल फ्रेंचाइज है यहाँ पे 52 मिलियन हो गया। अब इसके बाद फिर क्रेडिट सेगमेंट फिल्टर है, उसके बाद फिर ओवरऑल क्रॉस सेल फ्रेंचाइज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रॉस सेल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैंने बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लिया, ठीक है, ये मेरा पहला लोन प्रोडक्ट हुआ। अब मेरे को ही ये लोग कुछ और भी बेचेंगे, और बेचने का मतलब क्या हुआ, या तो मेरे को इंश्योरेंस बेच देंगे, या फिर मेरे को ये लोग क्या बोलते हैं अपना कोई और अदर लोन प्रोडक्ट बेचेंगे। एजुकेशन लोन हो गया, ऑटो लोन हो गया, कंज्यूमर लोन हो गया। तो बेसिकली क्रॉस सेल फ्रेंचाइजी जो है ना बजाज फाइनेंस की, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या होता है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो होती है वो हमेशा कम हो जाती है। तो इस तरीके से कंपनी काम करती है। अब यहाँ पे ओवरऑल क्रॉस सेल फ्रेंचाइज है, फिर बीच में एक है ना बेसिकली मोटा मोटी क्रॉस सेल फ्रेंचाइज है। अब कुल मिला के क्रॉस सेल फ्रेंचाइज मैंने आपको समझा दिया कि एक बार आपने बजाज फाइनेंस से जुड़ गए उसके बाद आपको रिपीट कस्टमर यहाँ पे कैसे ऑफरिंग्स होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर अपन समझे तो बेसिकली 52 मिलियन में से अगर अपन देखें 29 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको एक बार से ज़्यादा बजाज फाइनेंस ने अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचे हैं। इसकी कस्टमर फ्रेंचाइजी की एडिशन आप नीचे देख सकते हैं किस तरीके की ग्रोथ रही है। तो आप ये समझो तो बेसिकली ये जो ग्रोथ है ये कंपनी के अभी इसमें हो गई है, कस्टमर फ्रेंचाइजी की बात हो गई। अब बजाज फाइनेंस का ओवरऑल बिजनेस समझ लेते हैं क्या क्या काम करती है एज अ बजाज फाइनेंस कंपनी, किस किस तरह की ऑफरिंग्स में है। तो सबसे पहले अगर आप देखें कंज्यूमर सेगमेंट में ये क्या करती है, कंज्यूमर लोन्स वगैरह हो गए, EMI कार्ड्स हो गए, आपके लाइफ केयर फाइनेंसिंग, लाइफ प्रोडक्ट, ई-कॉमर्स लोन्स हो गए, पर्सनल लोन्स हो गए, 2 व्हीलर या फिर 3 व्हीलर लोन्स हो गए, फिर रिटेलर फाइनेंस हो गया। SME के अंदर SME जो आपकी बिजनेसेस होते हैं उसको ये लोग अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लोन्स वगैरह दे दिया। सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर पर्सनल प्रोफेशनल्स के लिए लोन दे दिया। मान लीजिए आपकी कंपनी आपके एम्प्लॉयज़ को लोन देना है, सिक्योर्ड एंटरप्राइज लोन, कार फाइनेंसिंग वगैरह, मेडिकल इक्विपमेंट फाइनेंसिंग। अब मेडिकल इक्विपमेंट फाइनेंसिंग ही क्यों लिया, बाकी क्यों नहीं लिया। अगर आपने देखा होगा अदर जो कंपनीज़ हैं जो अदर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट फाइनेंसिंग में, उसमें गेस्टेशन पीरियड हमेशा लॉन्ग होता है। अगर आज आप ट्रक खरीदते, ट्रक को या फिर बेसिकली अपन क्रेन खरीदते हैं तो उसका गेस्टेशन पीरियड बहुत लॉन्ग होता है, बहुत लंबा समय लगता है उसको आपको प्रॉफिटेबल लाने में। अगर अपन देखें SRE इक्विपमेंट इस काम में बिजनेस करती थी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में, बट इट वेंट ब्लो आउट, ठीक है, वो बिजनेस पूरा ठप हो गया और कंपनी ब्लोन आउट। अभी मेडिकल इक्विपमेंट में क्या होता है कि बेसिकली सेफ्टी रहती है एज़ कम्पेयर टू आपकी जो अगर आप ऐसे समझो, आप एक्सरे मशीन खरीदो और एक आप बेसिकली ट्रक खरीदो, तो किसके ज़्यादा चांसेस हैं एज अ बिजनेस यहाँ पे सक्सेस होने के, सक्सेस रेशो किस में ज़्यादा है। आपने कभी देखा है कि कोई कंपनी बेसिकली एक्सरे मशीन लेके आई या फिर लेबोरेटरी प्लान किया, कंपनी ठप हो गई, नहीं ना। बट आपने ये ज़रूर देखा होगा एक बंदे ने ट्रक्स वगैरह खरीदा, लॉजिस्टिक्स वगैरह का काम डाला, बट उसको ठेके ही नहीं मिले, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिले। तो बेसिकली ये बजाज फाइनेंस का बेसिकली स्ट्रेंथ है कि वो ऐसे बिजनेस को टैप करती है जो प्रॉफिटेबल है, जो जिसकी फिनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है, फिनेंशियल वर्दीनेस, क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है। ऐसे अगर अपन देखें अपना क्रेडिट कॉमर्शियल और रूरल में भी आप इनके ऑफरिंग्स देख सकते हैं। IPO फाइनेंसिंग ये एक बहुत बड़ा सेक्टर होता है। IPO फाइनेंसिंग में क्या होता है, HNI वगैरह को फंडिंग की जाती है। बट अभी ये जो सेक्टर है सेबी के रिसेंट रूल्स के बाद थोड़ा यहाँ पे ठप हो जाएगा। तो कॉमर्शियल में IPO फाइनेंसिंग से छोटी NBFCs को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि उनके पास ये बहुत बड़ा बिजनेस आता था। एज अ बजाज फाइनेंस उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अपन देखें बजाज फाइनेंस का जो ओवरऑल IPO फंडिंग था इस बार करीबन 20,000 करोड़ के आसपास है, तो इतना ज़्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं आने वाला। फिर रूरल में भी ये लोग काम करते हैं। अभी बजाज फाइनेंस क्या होता है, गाँव में भी है। अगर आपने देखा होगा आसपास कभी रूरल आपने विजिट किया होगा तो आपको गाँव में भी ना बजाज फाइनेंस मिल जाएगा। वहीं पे आपको और कोई NBFC नहीं मिलेगी। और बड़े बैंक जो होते हैं SBI वगैरह, वो आप उनसे आप छोटे छोटे लोन नहीं ले सकते। आज आप एक बैंक से 25-30 हज़ार करोड़ का 25-30 हज़ार रुपये का लोन नहीं ले सकते। फिर इनका डिपॉजिट्स का काम होता है, जहाँ पे आप अपनी डिपॉजिट्स वगैरह जमा करा सकते हैं। बेसिकली बजाज फाइनेंस इज अ डिपॉजिट टेकिंग NBFC, तो आप वहाँ पे पैसा भी जमा करा सकते हैं। फिर इनके पेमेंट्स है, PPI है, UPI है एंड अदर पेमेंट सर्विसेज है। फिर पार्टनरशिप सर्विसेज में क्या होता है, बेसिकली बजाज फिनसर्व जो इनकी होल्डिंग कंपनी है उसके थ्रू ये लोग लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का काम करती है। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इशू करती है बजाज फिनसर्व जो इनकी कंपनी है, जो क्रेडिट कार्ड वगैरह देती है। फिर यहाँ पे अदर यहाँ पे जो फिनेंशियल फिटनेस वगैरह रिपोर्ट वगैरह होती है आपकी पर्सनल फाइनेंस में हेल्प करती है। फिर बजाज हाउसिंग फाइनेंस इनकी एक सब्सिडरी जो हाउसिंग में काम करती है, ये एक रिसेंट सेक्टर है जो कंपनी ने टैप किया है। फिर एक फिनेंशियल सिक्योरिटीज़ है जो कि ब्रोकिंग बिजनेस का है। तो ओवरऑल ये आपका बजाज फाइनेंस में आप समझ लीजिए कि बेसिकली आपको कितने सारे बिजनेसेस एक साथ देखने को मिल रहे हैं। इट इज़ अ कंप्लीट टोटल मतलब एक बैंक जैसा ही पूरा का पूरा सर्विस है इसका। अभी अगर अपन देखें बजाज फाइनेंस में खास बात क्या है, टेट
टर्न अराउंड टाइम फॉर द लोन। अभी मान लीजिए आप टीवी खरीदने गए, आपको लोन चाहिए। अब बजाज फाइनेंस के पास क्या पावर है, बेसिकली 20% कस्टमर्स को वो प्री अप्रूव लोन दे देता है। वहीं पे जो 80% जो कस्टमर्स होते हैं जो उनके पास आते हैं उनको फ्यू मिनट्स में लोन दे देता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, बजाज फाइनेंस के पास जो डेटा बैंक है, डेटा पॉइंट्स है जिस पे वो काम करता है, जो वो चीज़ें देख के लोन देता है, वो बेसिकली सिबिल स्कोर जो होता है अपना, क्रेडिट स्कोर जो होता है, उसके बिना देखे भी लोन दे सकता है, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा डेटा पॉइंट्स होते हैं। अभी क्या हो गया, मान लीजिए आपकी शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स की, आपको एक बेसिकली फिनेंशियल सर्विस फिनेंसिंग सर्विसेज देनी है, तो आप उसी की दोगे जो यहाँ पे फास्टर लोन दे पाए, ठीक है, जिसकी सक्सेस रेशो ज़्यादा हो, ठीक है। तो हमेशा आप इसको समझें कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस इसलिए यहाँ पे सबसे आगे। कंज्यूमर फाइनेंसिंग के अंदर इनका लगभग यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर इनका 70% मार्केट शेयर है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है कि बजाज फाइनेंस फास्टर लोन दे पाता है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर्स। और उसके अलावा यहाँ पे बाकी जो चीज़ें काम करती है वो होता है लो रिजेक्शन रेट। अब क्या होता है कि वो हर किसी को रिजेक्ट भी नहीं करता है। बेसिकली लो रिजेक्शन रेट का मतलब ये हो गया कि अभी आज HDFC अगर जब फाइनेंसिंग करेगा तो बहुत कम चीज़ें देख के हो सकता है आपकी यहाँ पे है ना रिजेक्ट कर दे। तो लो रिजेक्शन रेट भी चाहिए। आपके पास 10 कस्टमर है, 10 कस्टमर को आपका HDFC बैंक जो फाइनेंसिंग कर रहा है वो रिजेक्ट कर रहा है, तो फिर वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरीके से होता है। उसके बाद इनके पास जो टेक्नोलॉजीज़ है वो बहुत 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 अलग है। बेसिकली अगर अपन देखें इनकी कुछ रिस्क मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़ है। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली क्या हुआ, कंपनी अपने NPA वगैरह या फिर के चीज़ों को कैसे मैनेज करता है उस पर यहाँ पे बात आती है। तो वो इसका रिस्क मैनेजमेंट सेक्टर हो गया जो बजाज फाइनेंस का वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास है। फिर अगर अपन बात करें तो इनका जो बेसिकली मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो बेसिकली इनके लिए डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करता है और बाकी सारी चीज़ें काम करता है। बेसिकली मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बजाज फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा आगे है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की जिसके कारण ILFS का और यहाँ पे बीच में NBFC क्राइसिस हुआ था। बेसिकली असेट लाइबिलिटी मिसमैच। असेट लाइबिलिटी मिसमैच बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो इन्फ्लोज है वो यहाँ पे आपके कम है एज़ कम्पेयर टू आउटफ्लोज। अगर अपन देखें तो बजाज फाइनेंस का हमेशा जो रहा है, अगर अपन इन्फ्लोज देखें तो ये बजाज फाइनेंस का असेट लाइबिलिटी मिसमैनेजमेंट है। ALM इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी NBFC कंपनी में ALM बहुत ज़रूरी होता है। मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। पहले अपन समझते हैं इन्फ्लोज। देखो बजाज फाइनेंस का जो इन्फ्लोज है वो अगले 7 दिन के लिए कितना है, अगले 14 दिन के लिए कितना है, 1-2 महीने के लिए कितना है, अगले 1 से 3 साल के लिए कितना है, फिर टोटल यहाँ पे अगले 5 साल के लिए कितना है। वहीं पे कंपनी के पास जो अगेंस्ट में आउटफ्लोज है वो कितने हैं। तो अगर अपन देखें तो बेसिकली यहाँ पे जो आप देख सकते हो मिसमैच कितना है, मतलब हमेशा इन्फ्लोज जो है बेसिकली वो इन्फ्लोज कितना यहाँ पे कंपनी का ज़्यादा है। तो वो आप देख सकते हो कि कंपनी का जो यहाँ पे इन्फ्लोज है वो यहाँ पे हमेशा ओवरऑल अगर अब जो अपन 6 महीने की बात करें तो हमेशा इन्फ्लोज कंपनी के ज़्यादा है। तो कुल मिला के 6 महीने तक इनकी लिक्विडिटी मैनेज्ड है। फिर यहाँ पे कंपनी ने एक और चीज़ बताई है कि बेसिकली अगर यहाँ पे परमिसिबल क्यूमुलेटिव गैप आता है, मतलब अगर गैप आता है कि कंपनी के मिसमैच वगैरह होते हैं तो यहाँ पे उसके पास इनके पास एडिशनल फंडिंग अवेलेबल है। एडिशनल फंडिंग का मतलब क्या हुआ बेसिकली एडिशनल फंडिंग यहाँ पे मतलब बैंक क्लाइंट या फिर कुछ ऐसे बैंकों से इनकी बात हुई है कि यहाँ पे आपको कभी भी फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कंपनी ने बोला था कि जब ILFS हुआ था ना तो यहाँ पे ALM वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, ALM क्यों इंपॉर्टेंट होता है, अदर NBFCs क्या करती थी, शॉर्ट टर्म पे लोन लेती थी। ठीक है, शॉर्ट टर्म पे खुद लोन लेती थी 1 से 3 साल का, और वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स करती थी 3 साल से ज़्यादा का। बजाज फाइनेंस उल्टा करता है, ये लंबे समय के लिए लोन लेते हैं और यहाँ पे छोटे समय के लिए लोन देते हैं। और इसलिए क्या होता है कि जब आप ज़्यादा समय के लिए लोन ले लिया आपने, ज़्यादा समय के लिए लोन दे दिया, मैंने मान लीजिए आपको 5 साल के लिए लोन दे दिया, बट मैंने आगे जो बंदे से लोन लिया है वो यहाँ पे 1 साल के लिए लिया है, मुझे उसको 1 साल बाद चुकाना पड़ेगा, बट आप मेरे को 5 साल बाद चुकाएंगे। ये होता है एसेट लाइबिलिटी मिसमैनेजमेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक बार है ना, राजीव जैन जो कंपनी के MD है, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली थी कि हम लोग बजाज फाइनेंस में ALM के डेटा को पिछले 5 साल से हमेशा मेन डेटा की तरह पब्लिश करते थे, और बाकी जो NBFCs थी वो हमेशा उसको अनेक्शर बताती थी कि ठीक है ये आप देखो मत देखो एक ही बात है। दैट्स मतलब इतने इंपॉर्टेंस नहीं देती थी। और फिर लास्ट में जब ILFS का कांड हुआ तो बजाज फाइनेंस वॉज वन ऑफ द ओनली NBFC जो यहाँ पे बच गई थी, और बाकी अदर NBFCs को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। और उस टाइम कंपनी ने बोला था कि थैंक गॉड हम लोग ने यहाँ पे अपने ALM को एज अ अनेक्शर नहीं देखा है। अनेक्शर बेसिकली हमेशा जो कंपनी के डेटाज में प्रेजेंटेशंस में लास्ट में होता है। जोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें, कंपनी का जो जोग्राफिकल प्रेजेंस है, अगर अपन देखें टोटल जो इनकी प्रेजेंस है 33,000 पॉइंट्स पे लोग अवेलेबल है। फिर इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन रीच है वो भी काफ़ी ज़्यादा है।
ओवरऑल कितने कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टोर्स है ये आप देख सकते हो, जहाँ पे बजाज फाइनेंस आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा डिजिटल प्रोडक्ट स्टोर्स कितने, लाइफस्टाइल, ईएमआई कार्ड, ओवरऑल एक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे 1,19,000 बेसिकली यहाँ पे इनके जो पार्टनर्स है वो अवेलेबल है। कितनी लोकेशंस पे अवेलेबल है, 3300 पिन कोड्स, बेसिकली आप कह सकते हो 3300 लोकेशंस पे ये लोग अवेलेबल है। तो इस तरीके का इनका स्केल ऑफ बिजनेस है, ठीक है। वहीं पे अगर अपन देखें कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है वो 12% है। 12% नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब समझो, मैं अगर लोन 6% पे लेता हूँ और आपको अगर इंटरेस्ट में 18% पे लोन देता हूँ, तो मेरा 18 - 6 12% का यहाँ पे बेसिकली नेट इंटरेस्ट मार्जिन होगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर अपन देखें HDFC बैंक का जो NIM है वो लगभग 4 से 5% के आसपास आता है। क्यों? क्योंकि HDFC बैंक बड़े लोन देती है, 10-12% पे लोन देती है और वो 6-7% पे लोन उठाती है। वहीं पे SBI कार्ड जो एक नाइशे सेगमेंट में क्रेडिट कार्ड बिजनेस में, उसका जो अगर अपन देखें तो 15% का है, ठीक है। तो बेसिकली जितना आप कंज्यूमर लोन्स की तरफ जाते जाएंगे, जितने आप नए प्रोडक्ट्स लाएंगे, आपका NIM हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। उस तरीके का यहाँ पे बिजनेस है। अगर अपन इनकी एसेट क्वालिटी देखें, 13 साल की इसकी एसेट क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी का जो नेट NPA रहा है वो किस तरीके से यहाँ पे चला है, अभी अगर आप देखोगे 0.7% के आसपास है, जो पहले 7% का NPA हुआ था 2008 में, जब ओवरऑल फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हुई थी। उसके बाद अगर आप 7% से 0.7 का नेट NPA आ गया है। वहीं पे कंपनी का जो AUM राइज हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी राइज है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ओवरऑल दिस शोज की कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। 13 साल का कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंस इंक्रीज किया है कंपनी ने, अपनी चीज़ों को सुधारा है। और कहीं वहीं पे अगर अपन देखें तो कंपनी का जो प्रोविजन कवरेज रेशो है वो 56% है। मतलब आप ऐसे समझो, 100 करोड़ के लोन जो उनके खराब होने वाले हैं, उसके अगेंस्ट में कंपनी ने जो बुक्स में अभी लॉस बुक कर लिया है वो 56 करोड़ का है। अब क्या होता है कि अगर अपन बात करें अदर बैंक्स की बात करें, मैं बजाज फाइनेंस को कोई NBFC से कंपेयर नहीं करता, आई कंपेयर बजाज फाइनेंस फ्रॉम द बिग बैंक्स। तो अगर अपन देखें SBI की बात करें तो उनका जो प्रोविजन कवरेज रेशो है 80% के आसपास है। वहीं पे अगर अपन HDFC में चले जाएं तो वो 120% के आसपास काम करती है। वहीं पे जो छोटे मोटे बैंक्स होते हैं उसमें भी लगभग 50-60% होता है। तो जो कंपनी का प्रोविजन कवरेज रेशो वो ठीक ठाक है, कुछ यहाँ पे वो नहीं है, बट ये और ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए इन द कमिंग टाइम। वहीं पे कंपनी का जो GNPA है, क्रॉस NPA रेशो है, वो अभी 2.5% के आसपास है। इसमें इनकी कुछ लोन्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे ऑटो लोन्स, जहाँ पे 17% का GNPA है। उसके अलावा कंपनी का बेसिकली आउटलुक क्या है और यहाँ पे लॉन्ग टर्म गाइडेंस क्या है कंपनी की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपको आने वाले समय में ट्रैक करनी रहेगी। AUM ग्रोथ, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, 25 से 27% की। प्रॉफिट ग्रोथ जो कंपनी प्लान कर रही है 23 से 24% की। GNPA कंपनी का जो गाइडेंस है वो बेसिकली 1.7% के आसपास है, जो अभी के गाइडेंस, जो अभी के सिचुएशन है उससे यहाँ पे कम का गाइडेंस है। बेसिकली मतलब कंपनी को अपने GNPA इंप्रूव करने पड़ेंगे। नेट NPA भी कंपनी का 0.7%, मतलब लगभग उसी रेंज में चल रहा है। ROA जो है 4.5% और ROE जो कंपनी का 21% के आसपास, ये इनके कंपनी गाइडेंस है जो आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए। और गाइडेंस बहुत कम कंपनीज देती है। कौन सी कंपनी ये बोलती है कि हमारा लोन का टारगेट या फिर ये जो टारगेट्स है पब्लिकली डिस्क्लोज करके हमारा ये होने वाला है। कंपनी ने टारगेट दिया है, आपको बिल्कुल बिल्कुल ट्रैक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी अपने जो वचन बोल रही है, जो शब्द बोल रही है, क्या उस पर वो मीट कर पा रही है, अपने टारगेट्स पे मीट कर पा रही है या नहीं कर पा रही, वी शुड ट्रैक दैट। फिर वहीं पे कंपनी का क्या प्लान है, नियो बैंक स्ट्रेटेजी रहेगी बेसिकली। उसके अलावा मास अफ्लुएंट एंड अबव क्लाइंट्स पे ये लोग फोकस करेंगे। इसको मैं समझाऊंगा जब डॉक्टर के एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे आपको बताऊंगा। डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह होंगी। उसके अलावा बिजनेस की जो सस्टेनेबल ग्रोथ और ROA वगैरह कंपनी ने बताया। कंटिन्यूस इनोवेशन, बेसिकली जो कंपनी वो नए जो उसको प्लान कर रही है अपने ऐप वगैरह को, उसके बारे में बात की। फिर बजाज फाइनेंस ने बेसिकली यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी बात बोली थी ऑन कंपेरिजन विद द फिनटेक। तो बजाज फाइनेंस के जो MD है, CEO है, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे बहुत सारे फिनटेक्स है विद $1 बिलियन वैल्यूएशन, बट देयर इज नो कंपनी विद $1 बिलियन बैलेंस शीट साइज। आप अभी रिसेंट में बोला था, पेटीएम के CEO खुद बोलते हैं कि हमें आप कंपेयर कीजिए बजाज फाइनेंस से। तो मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, पेटीएम को आप बजाज फाइनेंस से नहीं कंपेयर कर सकते। पेटीएम एक एजेंट है जो बेसिकली एक NBFC ने उनके यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे लोन ऑफर करती है और पेटीएम को कमीशन मिलता है। बजाज फाइनेंस खुद एक NBFC है जो बेसिकली प्रोडक्ट्स अपने ही प्लेटफॉर्म पे बेचता है, तो यू कैन नॉट कंपेयर। उसके अलावा यहाँ पे बेसिकली जो कंपनी का यहाँ पे अदर फिनटेक प्लेयर से कंपटीशन है, तो उन्होंने बहुत सिंपल सी बात बोली है कि जब भी उसमें आता है फिनटेक प्लेयर जब भी आता है तो उसको बहुत समय लगता है अपना प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने में। वहीं पे अगर अपन देखें बजाज फाइनेंस, मतलब एक बार आदमी ने 2 से 3 बार अगर फिनटेक प्लेटफॉर्म पे काम नहीं किया तो उस कस्टमर से वो लोग कभी पैसा नहीं बना सकते। बजाज फाइनेंस को डे 1 से यहाँ पे हर अपने कस्टमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग में किसी में भी हमेशा यहाँ पे फ़ायदा रहा है।
तो इस तरीके से इनका काम होता है। इनकी ऐप डाउनलोड्स का आप फिगर देख सकते हो। बेसिकली अगर आप देखिए 14 मिलियन इनकी ऐप डाउनलोड्स है और 8 मिलियन कस्टमर्स एक्टिव यूजर्स है। अब बजाज फाइनेंस का बिजनेस मॉडल बेसिकली कैसे काम करता है, कैसे ये मनी मेकिंग मशीन है, देखो बेसिकली इनके पास डेटा एल्गोरिदम है, क्रेडिट वर्दीनेस कस्टमर्स की अवेलेबल है। इससे ये लोग हाई नेटवर्थ और हाई क्रेडिट वर्दी वाले इंडिविजुअल्स लेते हैं और स्मॉल टिकट साइंस उनको ऑफर करते हैं। फिर उनके बिहेवियर को बेसिकली देखते हैं कि जो हम लोग ने लोन दे रखा है वो कैसा काम कर रहा है, प्रोडक्ट जो ऑफर किया है वो कैसा कर रहा है, क्या कस्टमर बेहतर है, क्या हमारे हिसाब से ही था। अगर ऐसा होता है कि कस्टमर बेहतर है, उसने पिछली बार लोन चुका दिया, तो उसको नए प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं, या फिर उसकी बेसिकली फिनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम, उसके बेसिकली पर्सनल फाइनेंस को समझ के और अदर प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लॉन्च किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी जॉब लगी तो कंपनी बेसिकली समझ गई कि बेसिकली आपके पास अब पैसे आने लग गए, तो वो आपको तरह तरह की चीज़ें ऑफर करेगी, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस हो गया, तो उस तरीके से। और उसके अलावा ये बेसिकली फिर और डेटा इनके पास जनरेट होता है और फिर ये वापस क्रॉस सेल, ये इस तरीके से क्रॉस सेल करते हैं। तो बेसिकली ये डेटा बता रहे कंपनी कैसे अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को यहाँ पे ऑफर कर पाती है। कोई भी एनबीएफसी रिपीट कस्टमर लाने में बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कोई भी नहीं ला पाता है। उसके अलावा मैनेजमेंट क्वालिटी है जो बेसिकली वर्ल्ड क्लास है, और इनके जो अदर टॉप मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है। 90% जो एम्प्लॉइज़ है उनका वेरिएबल रेम्यूनरेशन है, बेसिकली लिंक टू देयर परफॉर्मेंस। अगर आपने परफॉर्म किया तो आपको पैसा मिलेगा। वहीं पर 25% ऑफ द बजाज फाइनेंस, मतलब 25,000 के जो टोटल एम्प्लॉइज़ है उसमें से 25% लोग बजाज फाइनेंस के कलेक्शंस में काम करते हैं। कलेक्शंस में बेसिकली क्या होता है, आप वसूली का काम करते हो, सादी भाषा में समझो, वसूली का काम यहाँ पे कलेक्शंस में। इसलिए बजाज फाइनेंस की जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो हमेशा हमेशा एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके अलावा बेसिकली ये जीरो कॉस्ट ईएमआई का सिस्टम है, ये आप देख लीजिएगा। हम लोग ने एक वीडियो भी बनाया था। जीरो कॉस्ट ईएमआई बेसिकली एक कंपनी के लिए और एक कस्टमर के लिए बहुत बहुत प्रॉफिटेबल होती है, बहुत ही शानदार बिजनेस है, उसको आप ज़रूर समझिएगा। एक बहुत ही ब्रिलियंट बिजनेस मॉडल है जहाँ पे कंज्यूमर भी विन करता है और एक बैंक भी विन करता है। फिर उसके अलावा कंपनी का कन्वर्टिंग ऑन बैंक पे क्या रहा है, तो बेसिकली नवंबर 20 के आसपास आरबीआई ने एक पैनल प्रपोज किया था कि जहाँ पे अदर एनबीएफसीज ऑन टैप लाइसेंसिंग के थ्रू यहाँ पे कन्वर्ट कर सकती है, बट अभी तक कंपनी ने यहाँ पे ना ऑन टैप लाइसेंसिंग को अवेल नहीं किया है। बजाज फाइनेंस बेसिकली जो मैंने आपको बताया कंज्यूमर ड्यूरेबल में इनका 70% मार्केट शेयर है, अनडिस्प्यूटेड लीडर है। उसके अलावा दे कैन गिव द लोन्स विदाउट सिबिल स्कोर, और इंडिया में जो सिबिल स्कोर है ना बहुत बहुत कम है। अगर अपन देखें टोटल जो पॉपुलेशन है विद क्रेडिट स्कोर, केवल 22% पॉपुलेशन के पास ही यहाँ पे है ना अपना सिबिल स्कोर है, और एक सिबिल स्कोर नया जनरेट करने में 20 दिन लग जाते हैं, और उसका जो कॉस्ट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। बजाज फाइनेंस कैन गिव द लोन्स विदाउट सिबिल स्कोर, यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो कंपनी के सोर्स ऑफ फंड्स वगैरह है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी की जो बेसिकली अगर अपन देखें जो डिपॉजिट है वो वन ऑफ द मतलब है ना लीस्ट कॉस्टलिस्ट होता है, तो वो इनके हमेशा ग्रोथ हुआ है। और डिपॉजिट से अपने को ये पता पड़ता है कि ओवरऑल आपके बिजनेस में, आपकी बैलेंस शीट में लोगों को कितना फ़ायदा है, जो डिपॉजिट दे रहा है, जो पैसा जमा करा रहा है, तो उनको कितना यहाँ पे आप पे विश्वास है, इससे पता पड़ता है। ठीक है। उसके अलावा जो कंपनी का कॉस्ट ऑफ फंड्स है और यील्ड है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो आप देख सकते हो, जो मैंने उसके बारे में भी बात करी। कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ फंड है ना वो अगर अपन देखें गोदरेज प्रॉपर्टीज से भी कम है। तो अगर अपन देखें ये करीबन 6% का इनका लोन का कॉस्ट आता है, जो जिसपे लोन लेते हैं। उसके अलावा ये जो कॉस्ट फोकस्ड है, इनने अपना जो बेसिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंस था 45% से अभी 31% यहाँ पे कम कर दिया है। तो वो आप देख सकते हो कि इनका कैसे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम कम हुआ है। फिर अगर अपन बात करें कंपनी के जीएनपीए जो है, बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि ऑटो फाइनेंसिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो दैट इज़ एन इशू जो ऑटो फाइनेंसिंग में कम देखना पड़ेगा। फिर लोन टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स यहाँ पे बताया गया है स्टार्ट में कि अगर अपन देखें तो कंपनी न्यू कस्टमर को 37% लोन देती है और 63% जो इनका लोन दिया जाता है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर को दिया जाता है। क्रॉस सेल फ्रेंचाइज आज की टोटल 56-57% के आसपास आ गई है, जिसकी मैंने आपको बताई थी। फिर स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है ओवरऑल। यहाँ पे अगर अपन राजीव जैन की बात करें, ये एआईजी में काम करते थे। एआईजी यानी जो अमेरिकन बहुत बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसमें ये लोग काम करते थे। उसके बाद यहाँ पे अगर अपन देखें तो डॉक्टर्स पे मैं बात करता हूँ। बजाज फाइनेंस ने आज से 10 साल पहले जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो कैसे काम करना स्टार्ट किया था, उन्होंने डॉक्टर्स को टैप किया। उस समय क्या हो रहा था, बेसिकली सभी लोग बिजनेस को लोन देना चाह रहे थे, कोई भी प्रोफेशनल्स को लोन नहीं देना चाह रहा था। डॉक्टर एज अ बिजनेस एज अ प्रोफेशन हमेशा हेल्दी कैश फ्लो जनरेटिंग है। आप समझो एक डॉक्टर को क्लिनिक लगाना है, उसका अगर चलने के बाद उसका कोई मेजर एक्सपेंस नहीं होता है। बजाज फाइनेंस
डॉक्टर्स को लोन देने के लिए किस तरह के डेटा पॉइंट्स पे काम करती है, और जो आज सभी प्रोफेशनल्स को लोन देने के लिए वो आपसे पूछेगी आपके एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आप कौन से कॉलेज से हो, आप IIM से हो या फिर आप नॉर्मल कॉलेज से हो, टायर 2 में आपका ऑफिस है या फिर टायर 3 में है, आप कहाँ काम करते हैं, किस सेगमेंट में काम करते हैं, क्या स्पेशलिटी है, क्या आप फीस चार्ज करते हैं, और बाकी जो अदर चीज़ें होती वो तो आपसे पूछी जाती ही है। तो इस तरीके से बेसिकली ये बजाज फाइनेंस का ओवरऑल यहाँ पे अभी आपका एनालिसिस है। अब इसके थोड़े बहुत वैल्यूएशंस के कंसर्न है, आप इनका PE/PB रेशो देख लो, आपको हमेशा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में बजाज फिनसर्व है और अदर बड़े जो ग्रुप्स है वो तो है ही। अब आपको बिल्कुल बिल्कुल वैल्यूएशंस तो हमेशा ज़्यादा लगेगी, बट इट इज़ अ मनी मेकिंग मशीन एंड इट विल बी द मनी मेकिंग मशीन। अगर अपन ने देखा रिसेंट में RBL बैंक में प्रॉब्लम हुआ, फिर अदर NBFCs में भी प्रॉब्लम हुआ, तो हमेशा द बिग NBFCs विल बी द बिगर एंड बिग बैंक्स विल बी द बिगर। ओवरऑल मैं आपको बोलूँगा कि यू शुड हैव अ बजाज फाइनेंस इन योर पोर्टफोलियो। हमेशा स्टैगर्ड बाइंग करते चलें, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। ऐसा नहीं है आज 7-8 हज़ार का भाव चल रहा है तो सारे स्टॉक आज खरीद ले, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया होगा, बट यू शुड हैव, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम द फिनेंशियल। जो अपने इंडिया में अभी भी जो उसका पेनिट्रेशन है बहुत कम है, और 18 जनवरी 19 जनवरी के आसपास इनके रिजल्ट आएंगे, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, बट इन अ लॉन्ग रन इट इज़ अ ग्रेट स्टॉक। मैं मानता हूँ जब इनका सुपर ऐप लॉन्च होगा तो यहाँ पे जो आपको बजाज फाइनेंस का टारगेट मिलेगा करीबन 10,000 रुपये तक आप देखने को मिल सकता है, एंड इन अ लॉन्ग रन इट विल डेफिनेटली क्रिएट मोर वैल्यू। कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। देखिए जब बजाज फाइनेंस 1800 रुपये आया था, लोगों फिर वहाँ से 3,000 रुपये आया, लोगों को लगा अब तो बहुत बढ़ गया, 3,000 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। एक मल्टी बैगर को पकड़ने का एक सिंपल तरीका है, एक बार आप घुस जाइए, ठीक है। मान लीजिए आपको 100 शेयर खरीदने या फिर 10 शेयर खरीदने, आप एक ले लीजिए, फिर धीरे धीरे उसकी प्राइस देखिए, अगर कम होता है तो और ले लीजिए, बढ़ता है तो यहाँ पे वापस ले लीजिए। बस हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या रीज़न टेम्प्रेरी है। अगर टेम्प्रेरी है तो घुस जाइए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग ने बजाज फाइनेंस का वीडियो बनाया, ये पोस्ट डाला था, तो उसका शेयर प्राइस 8,000 से 7,600 7,000 रुपये तक आ गया था। उसके पीछे क्या रीज़न था, सुपर ऐप में डिले हो गया था, इसके कारण प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। अभी भी सुपर ऐप आई थिंक शायद लॉन्च नहीं हुआ है, तो वापस एक और डिले रहेगा, तो हो सकता है शेयर प्राइस में थोड़ी बहुत और चीज़ें रहेंगी, बट कीप एक्यूमुलेटिंग, बाय ऑन डिप्स। और अगर हमेशा याद रखिए कोई भी बड़ी कंपनी में कोई अगर परमानेंट प्रॉब्लम आ जाती है कि ऐसा कुछ हो गया कि बिजनेस बहुत ज़्यादा ठप हो जाएगा, जैसे IPO फाइनेंसिंग एक ठप बिजनेस हो चुका है अब, तो वो कैसे अफेक्ट करेगा अगर वो परमानेंट रीज़न है, तो यू शुड अवॉइड एक्यूमुलेटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से था ये हमारा पूरा एनालिसिस था बजाज फाइनेंस पे। इसके बाद हम लोग और भी कंपनीज़ को लाने वाले हैं, जैसे कि डिवीज़ लैब वगैरह की बात करेंगे एंड अदर कंपनीज़ की भी बात करेंगे। तो प्लीज़ 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 आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल बिल्कुल शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ फॉलो अस ऑन ट्विटर ऑल्सो। थैंक यू सो मच।